Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, महिला कॉलेज आरा। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है और उसको किन किन स्रोतों से हम लोग, और दूसरे वीडियो में हमने ये बतलाया कि कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जिनके द्वारा हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम्स बना पाते हैं अपने शोध कार्य के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए हम किस तरीके का, कौन कौन से स्रोतों के द्वारा। आज हम लोग ये जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होनी चाहिए, जो क्वालिटीज़ होना चाहिए जो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम में होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि रिसर्च प्रॉब्लम साइंटिफिक तैयार नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो फिर रिसर्च को भी हम लोग सही तरीके से नहीं कर सकते और ना ही हमारा कंक्लूजन निकल सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है प्रॉपर रिसर्च प्रॉब्लम। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, लेकिन इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ते हैं। पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो CC3 और यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। जो भी रिसर्च समस्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वैज्ञानिक समस्याएं और दूसरा होता है अवैज्ञानिक समस्याएं, यानी कि साइंटिफिक प्रॉब्लम, और दूसरा होता है अनसाइंटिफिक प्रॉब्लम। वैज्ञानिक समस्या को अच्छी समस्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ही तरीके से, बहुत ही सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता हुआ होता है, इसलिए। और जितने भी रिसर्च प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे वैज्ञानिक होते हैं और होने चाहिए। प्रश्न ये है कि मतलब अच्छी समस्या या वैज्ञानिक समस्या की पहचान क्या, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने बतलाया कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम है। तो उसी के बारे में हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छा साबित कर सकते हैं या उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ अ रिसर्च। बिल्कुल सही बात है। किसी भी शोध कार्य का सबसे पहला चरण होता है और सबसे महत्वपूर्ण चरण भी होता है। इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि उसमें कुछ अर्थ होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। क्लियर, यानी बहुत ही कहीं एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ क्लियर मीनिंग होना चाहिए उसका। वेरीफाइबल, जिसको कि हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एंड नॉवेल, यानी कि कोई नया, नॉवेल का अर्थ होता है नया, और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि रुचिपूर्ण होना चाहिए, जो कि जिस पर काम करने की इच्छा हो और जिस पर हम लोग काम करके हम लोग को संतुष्टि प्राप्त हो। एथिकल, यानी कि बहुत सारे ऐसे नैतिक वैल्यूज़ होते हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं कि वो सब को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकें, इसलिए टोटली एथिकल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। और एंड शुड रिप्रेजेंट कंसेप्चुअल थिंकिंग, और कंसेप्चुअल थिंकिंग को भी रिप्रेजेंट करता हुआ एक समस्या, शोध समस्या होना चाहिए। अ प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड क्लियरली एंड कंसाइजली, यानी कि प्रॉब्लम तो बहुत ही विस्तृत होता है, उसका क्षेत्र काफ़ी ब्रॉड एरिया होता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम एक छोटे से रूप में होते हैं तो वो बहुत क्लियर और कंसाइज हो जाता है, बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है। तो इट शुड बी वेरी कंसाइज एंड क्लियर। इट रिलेट्स टू वन और मोर एकेडमिक फील्ड्स ऑफ स्टडी, यानी कि जो ये रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ एक तरह का एकेडमिक फील्ड्स में नहीं आता, बल्कि अनेकों प्रकार के फील्ड्स में इसको हम लोग तरह तरह से, अलग अलग तरह से इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्राइटेरिया ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। अब इस मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि इसका मेन क्राइटेरिया, यानी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम में होना अनिवार्य होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, बहुत सारे विशेषज्ञों ने और बहुत सारे रिसर्चर लोगों ने ये बताया अपने शोधों के द्वारा कि किस तरीके के समस्याओं को हम एक अच्छा समस्या कह सकते हैं या रिसर्च करने लायक एक प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट का अर्थ होता है प्रश्नवाचक कथन। एक अच्छी समस्या की पहचान यह है कि उसे प्रश्नवाचक वाक्य रूप में होना चाहिए। इसी कारण समस्या को क्वेश्चन भी कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देना चाहें तो हम लोग ये ऐसे दे सकते हैं कि क्या स्मोकिंग करने से कैंसर होता है? क्या धूम्रपान करने से कैंसर होता है?
या फिर अगर हम इस तरह से लें कि क्या बच्चों की शिक्षा के लिए दंड की अपेक्षा पुरस्कार ज़्यादा श्रेष्ठकर है, यानी कि अगर हम लोग पुरस्कार देंगे, रिवॉर्ड पनिशमेंट जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या रिवॉर्ड इज़ मोर इफ़ेक्टिव और पनिशमेंट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। तो इस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म में ही होता है, और ये सभी प्रश्नसूचक कथन या प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो अच्छी समस्याओं के उदाहरण हैं। अतः समस्या को क्या करना है, निर्धारित करते समय शोधकर्ता को चाहिए कि इस बात को ध्यान में रखे कि समस्या वास्तव में प्रश्न के दो रूप होते हैं। अगला है स्टेटिंग रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि हमने पहले भी बतलाया आपको कि रिसर्च प्रॉब्लम में दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं। करलिंगर महोदय ने अपने डेफिनेशन में बिल्कुल साफ साफ ये बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स जो बताने में सक्षम हो वही रिसर्च प्रॉब्लम सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इसका हिंदी का अर्थ हुआ चरों के बीच संबंध का विवरण, यानी कि जो क्या संबंध है, क्या दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे धूम्रपान और कैंसर होना, तो क्या धूम्रपान एक कारण हो गया और उसका प्रभाव क्या हो गया, कैंसर होना। तो क्या कारण और प्रभाव दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं या फिर क्या संबंध है दोनों में, इस बात को भी प्रूव जो करे वो एक अच्छा रिसर्च स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये दो या दो से अधिक चरों के बीच का संबंध विवरण प्रस्तुत जो करता हो वो वही, और प्रत्येक प्रश्नवाचक कथन वास्तव में चरों के बीच संबंधों का उल्लेख करता है। समस्या का उद्देश्य ये देखना होता है या कि दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम ये लेते हैं कि क्या थकान के कारण उत्पादन घटता है, अगर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एग्जाम्पल लें और ये देखें कि अगर कोई फटीग्ड हो जाता है तो क्या वो प्रोडक्शन जो कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो काम कर रहा है, क्या उसका उत्पादन माने अच्छा कर पा रहा है या उसमें कमी आ रही है, यानी थकान के कारण या प्रभाव आ रहा है या नहीं। यहाँ थकान तथा उत्पादन क्रमशः स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं, यानी कि स्वतंत्र चर थकान है और आश्रित चर है उत्पादन। इस प्रश्नवाचक कथन अर्थात समस्या का उद्देश्य उन दोनों चरों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। संबंध की इस विशेषता को बल देते हुए करलिंगर महोदय ने कहा था कि अगर दो या दो से अधिक चरों के बीच में जो संबंध बता सके वही रिसर्च प्रॉब्लम एक सही रिसर्च प्रॉब्लम को हम निर्धारण करता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड अनएम्बिग्विटी, यानी कि स्पष्टता एवं असंदिग्धता। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी हमने पहले भी बतलाया था कि इट शुड बी वेरी क्लियर, लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर, जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। अच्छी समस्या या वैज्ञानिक समस्या के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्पष्ट तथा असंदिग्ध प्रश्न के रूप में हो। ऐसा प्रश्न हो जिसका अर्थ स्पष्ट हो और जिसका दो अर्थ ना हो, यानी दो अर्थ होगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य में ऐसे शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए जिनका अर्थ अस्पष्ट तथा द्विअर्थी हो। जैसे टाउनसेंड महोदय ने कहा है कि शोध समस्या का वह प्रश्नवाचक कथन है या जो दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ होता है। तो इन्होंने भी यही कहा है जो कि करलिंगर महोदय ने कहा है। तो सभी जब मनोवैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि जिसको फिलफिल करना एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अनिवार्य है। नेक्स्ट है सॉल्वेबल एंड वेरीफाइबल, यानी कि इसको हम लोग समस्या का समाधान हेतु, जो भी समस्या हम बनाते हैं वो समाधान हेतु होना चाहिए, सॉल्व जिसको हम लोग कर सकें। इसमें मैकग्यूगन महोदय ने भी कहा है कि एक वैज्ञानिक समस्या अथवा एक अच्छी समस्या का वो होता है जो कि समाधान योग्य होता है। जिस प्रश्न का या फिर समस्या का समाधान करना संभव नहीं हो उसको हम लोग वैज्ञानिक समस्या नहीं कहेंगे। क्या आत्मा अमर है, क्या व्यक्ति मरने के बाद पुनः जन्म लेता है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं या समस्याएं होती हैं वो वैज्ञानिक नहीं कही जाएंगी क्योंकि इनका समाधान करना संभव नहीं है। ये सब अपनी इमेजिनरी होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको हम लोग कह सकते हैं। दूसरी ओर क्या थकान के कारण उत्पादन घटता है, जो भी हम तुरंत हमने कहा आपको, तो इसमें परिणाम कुछ मिलता है, यानी कि परिणाम के ज्ञान से परफॉर्मेंस बढ़ता है। या शिक्षण के लिए अविराम विधि या फिर विराम विधि, यानी कि
अगर हम लोग विराम विधि ज़्यादा उपयुक्त है लर्निंग के लिए या फिर विराम विधि ज़्यादा उपयुक्त है, ये दोनों में से अगर हम लोग देखने लगें कि कौन सा मास्ट वर्सेस स्पेस मेथड, कौन सा मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हम शोध कर सकते हैं, यानी कि उसका कुछ हम निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों या समस्याओं को हम लोग वैज्ञानिक समस्या, अच्छी समस्या कहेंगे, क्योंकि इनका हम लोग समाधान कर सकते हैं, समाधान करना हमारे लिए संभव है। इसलिए जो प्रश्न सॉल्वेबल और वेरीफाइबल होगा उसी को हम लोग एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल टेस्टेबिलिटी, यानी कि अनुभाविक परीक्षा। इसमें इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छी समस्या या वैज्ञानिक समस्या केवल समाधान योग्य नहीं बल्कि परीक्षण योग्य भी होना चाहिए, जिसको हम लोग टेस्ट कर सकें, जिसके ऊपर हम लोग प्रयोग कर सकें। जैसे मैकग्यूगन महोदय ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि वैज्ञानिक समस्या परीक्षण योग्य होता है। परीक्षण योग्य जो समस्या होगा, जैसे उसमें हाँ या ना, जैसे परिणाम ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो इस तरह का जो भी अगर होगा तो उसी को हम लोग सही कहेंगे कि जो रिज़ल्ट दे सके, जिसको हम लोग टेस्ट करने के बाद कोई ना कोई रिज़ल्ट हम लोग प्राप्त कर सकें। और इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अनुभाविक अध्ययनों के आधार पर हाँ या नहीं के रूप में देना संभव हो। तो ये समस्या न केवल समस्या समाधान योग्य हो बल्कि ये परीक्षण योग्य भी हो। तो ऐसे ही समस्या को हम लोग एक वैज्ञानिक समस्या या अच्छी समस्या या रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हैं, उसी के ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल मेथोडोलॉजी, यानी कि अनुकूल अध्ययन विधि की सुलभता। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक अच्छी समस्या की एक विशेषता यह भी है कि उसके समाधान तथा परीक्षण के लिए कोई अनुकूल विधि उपलब्ध हो। यानी कि अगर समझ लीजिए एम्पिरिकल टेस्टिंग के लिए अनुकूल जैसे अध्ययन विधि का उपयोग होना आवश्यक है। जैसे शिक्षण के लिए समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि शिक्षण के लिए हम लोग मास्ड प्रैक्टिस की तुलना में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस अधिक उपयोगी है, अगर ये हम लोग का समस्या है या प्रॉब्लम है, तो इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं? विराम विधि तथा अविराम विधि के द्वारा हम लोग आसानी से इसका कर सकते हैं, संभव है ये। अतः इसे अब हम वैज्ञानिक समस्या या एक अच्छी समस्या कह सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग ये कहें कि क्या पाप करने से नर्क में जाते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, सब इमेजिनरी है, इसको कोई भी हम लोग साइंटिफिक रूप नहीं दे सकते हैं। इस तरह के समस्याओं के लिए कोई वैज्ञानिक विधि उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक विधि उन्हीं के लिए उपलब्ध होती है जो कि वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करने योग्य समस्या होता है, उसी के लिए हम लोग वैज्ञानिक विधि भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हम वैज्ञानिक समस्या, अच्छी समस्या नहीं कहेंगे यदि उसमें किसी तरह का कोई हम लोग मेथड यूज़ ना कर सकें। अगला है डेफिनेट नेचर, यानी सीमांकित स्वरूप। एक अच्छी समस्या वह प्रश्न है जिसका स्वरूप डेफिनेट होता है। जैसे कैंसर क्यों होता है, कोरोना क्यों होता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका डिलिमिटेशन संभव नहीं है, अतः इसे बहुत अच्छी समस्या नहीं कहेंगे। दूसरी ओर अगर धूम्रपान के कारण कैंसर होता है, तो इससे क्या होता है कि इस प्रश्न या समस्या का रूप सीमांकित तथा निश्चित है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें कहीं कहीं उत्तर भी शामिल है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। क्या स्मोकिंग करने से कैंसर होता है? स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। तो कैंसर का एक रीज़न हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक क्राइटेरिया, सिर्फ एक पॉइंट एलिमेंट, वो है स्मोकिंग। लेकिन अगर हम ये देखें कि कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर क्यों होता है ये तो बहुत विस्तृत रूप हो जाएगा। इसका कोई ऐसा प्रश्न नहीं है ये कि क्यों होता है। इसके अनेक तरह के समस्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अनेक तरह के कारण हो सकते हैं। कोरोना क्या होता है, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर वो इन्फेक्ट करता है या जो भी है। तो यानी जब तक एक समस्या को हम लोग लिमिट नहीं करते हैं, तब तक हम उसको डेफिनेट नेचर हम लोग जब तक नहीं बनाते हैं, तब तक उसके ऊपर हम लोग समाधान भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव स्वरूप। क्वांटिटेटिव स्वरूप का मतलब होता है परिमाणात्मक स्वरूप, यानी कि इसका क्वांटिटेटिव नेचर होना चाहिए जो स्टडी हम लोग करते हैं। एक वैज्ञानिक समस्या, एक अच्छी समस्या परिमाणात्मक या मात्रात्मक स्वरूप की होती है। इसका अर्थ ये होता है कि समस्या से संबंधित जितने भी डेटाज हम लोग प्राप्त करते हैं वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट उसके द्वारा संभव हो, ऐसा अगर समस्या बने तो ज़्यादा सही होता है।
जैसे कि क्या थकान के कारण उत्पादन, जैसे कि हम लोग पहले भी कहा कि क्या अगर हम लोग फटीग के कारण क्या प्रोडक्शन लिमिट होता है या कम होता है। तो इस समस्या से संबंधित आंकड़ा हम लोग प्राप्त करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं और उसका हम लोग मात्रात्मक मापन कर सकते हैं। ये संभव बिल्कुल है। दूसरे शब्द अगर हम लोग ये कहें कि दोनों चरों अर्थात थकान तथा उत्पादन के बीच मात्रात्मक संबंध को व्यक्त करना संभव हो सकता है। तो जब ये संभव हो सकता है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा क्राइटेरिया है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल एंड इनटू हाइपोथेसिस, यानी कि इसको परिकल्पना के रूप में परिवर्तन करने योग्य। इसका मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिक समस्या की एक विशेषता यह है कि परिकल्पना या परिकल्पनाओं के रूप में परिवर्तनीय हो, यानी कि उसको हम लोग हाइपोथेसिस के रूप में कन्वर्ट कर सकें। जैसे क्या सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो अगर हम लोग हाइपोथेसिस लें कि हाँ सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो ये उसको हम लोग हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर सकें, ऐसा होना चाहिए। समस्या को सबसे पहले परिकल्पना या परिकल्पनाओं में बदल दिया जाता है, तभी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि निष्पादन पर परिणाम के ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है। इस समस्या को परिकल्पना में बदला जा सकता है कि परिणाम के ज्ञान से निष्पादन में उन्नति होती है। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि इसी प्रकार प्रत्येक वैज्ञानिक समस्या ऐसी होती है, उसे एक या एक से अधिक परिकल्पनाओं में हम लोग बदल सकते हैं। हाइपोथेसिस कभी एक नहीं होता, समस्या एक होता है, परंतु हाइपोथेसिस एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये इतने सारे जो हैं वो क्राइटेरियाज़ हैं जो कि एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने में सक्षम होते हैं। और कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जब हम बनाते हैं किसी शोध कार्य के लिए, तो ये सब क्राइटेरिया को होना बिल्कुल अनिवार्य होता है। कंक्लूजन के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका रिसर्च का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होना चाहिए, जिसको हम प्रैक्टिकली उपयोग कर सकें, इम्प्लाई कर सकें, किसी कहीं अप्लाई कर सकें इसको। और रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल रुचिकर होना चाहिए। अगर रुचि नहीं होगा तो उसके ऊपर शोध कार्य करना भी संभव शायद नहीं हो सकता है। शुड हैव प्रैक्टिकल वैल्यू, जैसे अभी हमने कहा आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होना चाहिए उसमें। शुड बी विद इन योर एक्सपर्टाइज, यानी कि जो जिस काम को करने में आप एक्सपर्ट हैं उसी तरह की समस्या को आप लीजिए। जो काम आप नहीं कर सकते हैं वैसा आप समस्या को चुनाव ही मत करें। शुड बी फिनिश्ड इन अलॉटेड टाइम, जो भी टाइम लिमिट आपने दिया है उस टाइम में ख़त्म भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओपन एंड चला जा रहा है, वो समस्या का कहीं अंत ही नहीं है, वैसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट कैरी एनी लीगल और मॉरल इम्पेडिमेंट्स, यानी कि कोई भी नैतिक या जो न्यायिक जो इम्पेडिमेंट्स होते हैं उसको वो नहीं होना चाहिए उसमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट एज अ पीस ऑफ रिसर्च, यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो हमने रिसर्च किया उस रिसर्च प्रॉब्लम के आधार पर जो हमने रिसर्च किया, जो हमने प्रोडक्ट पाया अंत में एज अ पीस ऑफ रिसर्च, शोज़ लीगल कंक्लूजन, उसका लीगल कंक्लूजन कुछ होना चाहिए अक्रॉस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि हर लेवल पर उसको हम लोग अप्लाई कर सकें, उसको लीगली प्रूव कर सकें, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें, कहीं उसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें, उसको हम लोग एक एग्ज़ाम्पल पुट अप कर सकें अपने निष्कर्षों के द्वारा। तो वैसा अगर शोध कार्य संभव हो सकता है, कैसे संभव होगा? एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा। अतः कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जब हम बनाएं तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के बनाएं, ताकि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एक उपयुक्त और साइंटिफिक तरीके से बनाया जा सके। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसको कि हम लोग अच्छे रिसर्च एक अच्छा रिसर्च समस्या बना सकें।